पेरेंट्स होते हैं कि जो हर चीज को निग्लेक्ट कि ये तो आ तो थाए और फिर दे लैंड अप विद ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर बोथ फॉर द किड एज वेल एज फॉर देमसेल्व्स। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाती है जो पहले इजीली हो सकती थी। लेंथ में भी इश्यू आ सकता है, शेप में इश्यू आ सकता है, कंप्लीटली चला जा सकता है। मना मत करो कि टेबल पर चढ़ रहा है, ये टेबल पर चढ़ेगा तो गिरेगा, नहीं, वहां आप खड़े रहो, उसको करने दो, बट वो गिरे तो आप पकड़ लो बस। दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ मंत्रा बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्शन। आई एम डॉक्टर हार्दिक सोनी एंड आई एम डॉक्टर प्रिया जैन। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चौहान। उन्होंने अलग अलग जगह से फेलोशिप की है, 18 ईयर से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। यस, अगर आप एक न्यू पेरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपने बच्चे को लेके बहुत सारे सवाल है, राइट, उन सभी के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। उनके जन्म होने से पहले, जन्म होने वक्त और उसके बाद क्या क्या तकलीफें हो सकती है बच्चों में, उन सब के बारे में हमने सर के साथ डिस्कस किया है। हमने इस बारे में भी डिस्कस किया है कि अगर बच्चों में फ्रैक्चर्स या कोई भी इंजरीज होती है खेल कूद के वक्त तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है और आप एज पेरेंट्स उसमें क्या कर सकते हैं। सो वी विल नॉट से कि आप प्लीज ये वीडियो दिखेगा, मैं ये कहूंगी कि यू हैव टू सी दिस वीडियो फॉर योर चाइल्ड। ओके, सो प्लीज पूरा वीडियो आप देखिए, समझिए और अपने बच्चे के लिए राइट डिसीजंस लीजिए। हेलो सर, वेलकम टू हेल्थ मंत्रा। हेलो सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वी आर ग्रेटफुल। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश है सर कि आज आप यहाँ पे हो हमारे ऑडियंस के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। सर, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर प्लीज शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक यू प्रिया बहन। सो आई एम अ डॉक्टर प्रकाश चौहान working as a pediatric orthopedic surgeon in Ahmedabad last 11 years. Total my orthopedic experience is 18 years. Oh wow. And I'm doing the exclusive pediatric orthopedic since 11 years. So many things in a pediatric that the parents and the local public, even the orthopedic surgeon, should know about the pediatric orthopedic. Right. Yes sir. Right. Great sir. Great sir. सर, हम स्पेशली जैसे आपने बताया कि 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको इन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, तो आज सर हम इसी के बारे में डिटेल में आपके साथ बात करना चाहेंगे क्योंकि बच्चे सर ऐसी चीज है कि उनको थोड़ा भी कुछ भी होता है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि क्या हो गया, हम बस दे जस्ट वांट टू गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट राइट टू देयर चाइल्ड। तो सर, इसके पहले कि हम बच्चों में होने वाली तकलीफों के बारे में बात करें, सबसे पहले सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पेरेंट्स कैसे समझे कि कौन सी एज ग्रुप तक वो अपने किड को एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक के पास लेकर के जा सकते हैं। तो किस तरह से ये एज क्लासिफिकेशन होता है? सो ऐसा है कि इन अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक 0 to 18 ईयर्स यानी 0 से 18 साल तक के बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और 18 साल के बाद एडल्ट ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट देता है क्योंकि उसका ग्रोथ तब खत्म हो गया होता है, तो एडल्ट कैन ट्रीट द पेशेंट। ओके, राइट। ओके सर, अभी सर मैं खुद एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ मेरे दिल के बहुत करीब का टॉपिक है ये, क्योंकि जब हम बच्चों को देखते हैं तकलीफ के साथ तो वी ऑलवेज विश कि जितना जल्दी हो सके उनको रिकवरी मिले। तो सर हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह की तकलीफें बच्चों में होती है। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जन्म के पहले से होती है, कितनी चीजें जन्म के बाद। तो सर हमारे ऑडियंस अच्छे से समझ पाए उसके लिए लेट अस स्टार्ट क्रोनोलॉजिकली। हम फुट से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले फुट में किस तरह की इंजरीज बच्चों में होती है। सो अगर बच्चों का कहा जाए तो जैसे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में हमारे कंजेनाइटल यानी जन्म से जो होती है वो बीमारियां होती है, कुछ एक्वायर्ड होती है जो जन्म के बाद भी हो सकती है, सम स्पोर्ट्स इंजरी होती है, सम ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा जो स्पोर्ट्स में होता है वो होती है, समटाइम्स बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन भी होते हैं। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फुट, सो फुट में ऐसा है कि द मोस्ट कॉमन इज अ फ्लैट फुट एंड क्लब फुट। यस सर।
जो फ्लैट फुट है उसमें 2 टाइप के फ्लैट फुट होते हैं, बहुत कॉमन है। वो पेरेंट आते हैं Yes, कि sir. इसका कुछ करे, ये पैर ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है। सो फ्लैट फुट में ऐसा है कि देयर आर 2 टाइप्स, इट इज अ फ्लेक्सिबल वन एंड रिजिड वन। फ्लेक्सिबल में ऐसा फुट है कि बच्चा पूरा पैर बाहर की तरफ जा रहा है, इवन दो he can or she can play, run, everything, Do all the activities do all normally. the activity without any pain. Yeah, So this is the flexible flat foot. right. बहुत कॉमन है, बहुत आते हैं, इसका कुछ करे, इसका कुछ करे, बट एक्चुअली फ्लैट फुट में कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉर्मल फॉर हीज और हर. It Okay. is common in a 10% of population. Okay. And in the child, the flat foot को ऐसा बोलते हैं कि जो मीडियल आर्च नहीं है उसको फ्लैट फुट बोलते हैं. हाँ तो जी, जो एक curvature आता है एक कर्वेचर foot के आता है, वो नहीं है तो उसको Flat बोलते हैं फ्लैट फुट. सो द आर्च विल डेवलप एट द एज ऑफ 4 to 5 years. सब बच्चों में फ्लैट फुट ही होता है. जब भी वॉकिंग एज है वो फ्लैट फुट ही होता है. बट आर्च धीरे धीरे 5 साल में डेवलप होती है, फिर जाके नॉर्मल जैसा हो जाता है. कभी कभी बच्चों को फ्लैट फुट होता है, आते हैं, कोई परेशानी है नहीं, ये पैर टेढ़े जा रहे, बट अगर उसको देखा जाए तो उसके मम्मी पापा में से किसी को एक को फ्लैट फुट होते हैं, और हम पूछते हैं आपको कोई तकलीफ के नहीं है, तो फिर उसको भी नहीं होगी. फिर जैसे कि अब तक में जैसे जनरल ऑर्थोपेडिक उसको आर्च सपोर्ट देते थे, फिजियोथेरापी कराते थे, तो उसमें जरूरत नहीं है. एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट एंटाइटी है जिसमें पीछे का स्ट्रक्चर जिसको टीए बोलते हैं, टेंडो एक्किलिस टेंडन, वो टाइट होता है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए फिजियोथेरापी जरूरी है. तो वो जैसे देखने पर पता लगता है, एग्जामिन करने पर पता लगता है कि वो टाइट है कि नहीं है. अगर वो टाइट है तो उसको फिजियोथेरापी से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द फ्लैट फुट विल करेक्ट. अगर नहीं हो रहा है विद द फिजियो, देन इट्स रिक्वायर सर्जिकल रिलीज. फिर उसको लंबा करने का ऑपरेशन आता है. राइट सर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जैसे हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स देखते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स सर इवन चाइल्ड ने वॉक करना शुरू किया है और वो लेकर के आते हैं कि मैम आप प्लीज देख के बताया कि इसके कोई तकलीफ तो नहीं है. तो ये शायद सर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपने जैसे बताया 2 years ऑफ एज, राइट? 2 years की एज तक फ्लैट फुट इज कम्प्लीटली 2 years, 4 years, 5 years. Okay, Arch will develop at the age of 5 or 6 years. Right. So तब तक there is nothing to worry. Okay, sir. But it should be bilateral. If it is one side, unilateral, flat foot, and it is increasing day by day, some warning sign, then we have to think about whether some issue with the spine or not. Right. Wow, Right. बहुत अच्छे से Right. एक्सटेंड किया. यूनिलेटरल है तो अपने एक साइड पे है तो उसको एक बार तो देखना पड़ेगा कि कोई स्पाइन इश्यू है कि नहीं है. और तो वो neglect नहीं होना चाहिए. प्रोग्रेसिव हो रहा है, यार बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके फ्लैट फुट बढ़ रहा है. एक फ्लैट फुट घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, देन वी हैव टू थिंक That has to अबाउट be addressed. समथिंग पैथोलॉजी इज देयर. Right. Okay. ओके. और सर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्लब फुट, हाँ, उसके बारे में सर प्लीज शेयर कीजिए. जो क्लब फुट का ऐसा है कि इट इज अ मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी. ऐसा बोले कि 1 in 1000, द इंसिडेंस इज 1 in 1000. 1000 बॉर्न होने पर एक को क्लब फुट होता है. ठीक है. तो जैसे गुजरात में देखा जाए तो एवरी ईयर देयर आर 2000 क्लब फुट चिल्ड्रन आर बॉर्न एवरी ईयर. That is too much. Yeah. Big number. एंड अभी डायग्नोसिस का बोला जाए तो क्लब फुट का ऐसा है कि नाउ वी कैन डायग्नोस एंटीनेटली. Okay. यानी कि जब बच्चा पेट में है तभी क्लब फुट को अपने डायग्नोसिस कर सकते हैं Wow. विद द सोनोग्राफी. Okay. बराबर. तो अभी अवेयरनेस इतनी है कि क्लब फुट जब अपने पेट में ही पता लग जाता है, हमको पूछने आते हैं कि क्या करें, विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और टर्मिनेट. क्योंकि पता चल गया है पेरेंट को, तो उनको वो सो वो बहुत एंशियस होते हैं कि करे कि ना करे. सो इसका आंसर ऐसा है कि इफ स्पाइन एंड ब्रेन इज कंप्लीटली नॉर्मल इन अ स्क्रीनिंग, spine and brain is completely normal screening, then nothing to worry about the club foot. Wow. Club foot we can treat
after delivery. After delivery. Okay. Later we can Right. manage. Right. लेकिन अगर स्पाइन और ब्रेन ब्रेन में अगर कुछ है तो देन वी नीड टू then डू they- फर्दर further, एनालिसिस, yes, राइट, कि further क्या बच्चे analysis. को तकलीफ है. yes, Okay. because these are the issue we can't correct after delivery, Right. right? Right. Okay. right? And after delivery, the club food people come and we will start the treatment from the second day. दूसरे दिन से अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ी. जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा. लाइक जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चे को आया तो हम क्या करते हैं कि विल डायग्नोज दिस इज क्लब फूड और अ क्लब फूड वेरिएंट. समटाइम्स इट लाइक अ क्लब फूड वेरिएंट Yes. where there is we can correct it passively, completely correct with the passively. That No is need of surgery. the club food variant. It is not club food, but it's looking like club food. वो क्लब फुट जैसा लगता है. दिस इज ऑल्सो कॉमन कि हमारा बच्चे का पैर ऐसा है, इसको प्लास्टर लगेंगे कि नहीं. बट when we try to correct, it's completely correct. There is no tendinoachilles tightness. That means it is not club foot. It's require physiotherapy only. Within Wow. 2-3 months, it will correct this. Will it correct? Yes, right. But if there is a club foot, that means there is a cavus, equinus, and varus. Right. Okay. This is terminology. Cavus means उसका जो आर्च है वो ज्यादा है, ठीक है. वारस यानी वो अंदर की तरफ है. इक्वाइनस यानी टेंडोएकिलिस टाइट है, यानी हील उसका ऊपर है. Right. तो वो सब है. तो we diagnose it as a club foot and the treatment is serial plaster. Right. Okay. So Irish professor, the Ponseti has developed this technique that is called Ponseti method. We give the serial cast, यानी हर एक हफ्ते में एक प्लास्टर करते हैं. that is corrective cast. Okay. जैसे मंडे को किया तो अगले मंडे को, फिर मंडे को किया तो अगले मंडे को, ऐसे ऐसे करके 4 या 5 प्लास्टर में क्लब फुट सही हो जाता है. लास्ट प्लास्टर में जो उसका टेंडोएकिलिस टाइट होता है उसको थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देकर हम रिलीज करते हैं. वो प्लास्टर होता है उसका 3 वीक्स का. एवरी प्लास्टर फॉर 1 वीक, लास्ट प्लास्टर इज फॉर 3 वीक्स. यस, अच्छा. वो करेक्ट करने के बाद दिस इज फॉर द करेक्शन. नाउ द मेंटेनेंस पार्ट्स कम. मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको हम स्प्लिंट देते हैं. स्प्लिंट में डेनिस ब्राउन स्प्लिंट बोलते हैं. स्टीनबिक स्प्लिंट पर बहुत सारी अलग अलग मार्केट में स्प्लिंट है. वी आर यूजिंग द डेनिस ब्राउन. उसमें दोनों पैर को ऐसे रख के बीच में रोड आता है. स्प्लिंट. स्प्लिंट इज कंपल्सरी फॉर क्लब फुट पेशेंट. ऐसा ही बोलते कि कब तक पहनाना है. वो पहनाना है उसको 4 से 5 साल तक. पहले साल में उसको 23 घंटे 22 घंटे धीरे 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 करके 14 आवर्स यानी कि 14 घंटे पहनाना है. नाइट के टाइम वंस द चाइल्ड विल वॉक. राइट. और जैसे जैसे चाइल्ड को विनिंग करते हैं स्प्लिंट, वैसे उसका फिजियोथेरापी बढ़ाता जाना है. बिकॉज इट इज द क्लब फुट इज रिलेटेड विद द मसल्स प्रॉब्लम. Oh, okay. मसल्स है वो ग्रो करते हैं, बोन उससे फास्ट ग्रो करता है. हाँ, तो वो फिर If- उसकी लेंथ कम पड़ जाती है. यस, उसकी लेंथ कम पड़ जाती है. यानी कि जैसे क्लब फुट किया तो सब अच्छा है, स्प्लिंट पहनाया, पेरेंट्स बोलते हैं अरे सर कहाँ स्प्लिंट, अभी तो सब अच्छा तो हो गया, अभी क्यों पहनाना है. सर, ये बहुत बट बड़ी मिस्टेक है. बट जैसे ही वो स्प्लिंट पहनाना बंद कर देते हैं तो विद इन 1 ईयर देयर इज अ 90% चांसेस कि वो रिकरेंट हो. ओके, राइट. तो ये जरूरी है. फिजियोथेरापी जरूरी है रेगुलर. फिजियोथेरापी में भी टीए स्ट्रेचिंग, स्क्वाटिंग एंड पेरोनियाई मसल स्टिमुलेशन. Right. बिकॉज के पेरोनिया उसके थोड़े वीक होते हैं. ऊपर के सर्जरी, जो यस, muscles ठीक है. ये सब जाके क्लब फुट है वो सही होता है. यानी छोड़ देते हैं तो रिकरेंस होता है, स्प्लिंट करनी है. अगर लेट आए तो फिर सर्जरी के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रहता है. टाइम सर ट्रीटमेंट किया जाए तो प्लास्टर से खत्म होता है. जैसे बच्चा बड़ा हो, जैसे 6 महीने या 8 महीने में आया, एट दैट टाइम वो प्लास्टर नहीं करने देता. एवरी प्लास्टर वी नीड एनेस्थीसिया. अच्छा. And it's come एवरी वीक. every week, yeah, every 15 days. Then if we Later on. yeah, अगर वो इससे भी लेट आया then it's require surgery. But the surgical correction and the treatment with the plaster, there are far difference. Right. The flexibility and the pain-free foot will come in a non-surgical part. So it is better to do the plaster. Right. And if the patients come later, then we have to do the surgery. So, sir, I think the most important points here were that
सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके दे शुड ऑप्ट फॉर रिकवरी, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जो मुझे लगा कि पोस्ट केयर, राइट, बिकॉज यूजुअली सर ये एक बहुत ही जनरल परसेप्शन हो देखा है अपने पेरेंट्स में कि कोई भी टेक्निक के लिए जाते हैं, जैसे नॉन कंजर्वेटिव हो गया, सर्जिकल हो गया, व्हाट दे थिंक इज कि बस ये कर दिया अब हो गया, राइट. बट जो आफ्टर केयर है, जो एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट इज वेरी. वही तो डिफरेंस है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड एडल्ट ऑर्थोपेडिक में, क्योंकि पीडियाट्रिक की एज ग्रो होती जा रही है, मतलब बोन्स उसके ग्रो बहुत चीजें इसके साथ चेंज उसके लिए केयर करनी पड़ती है रेगुलरली. एडल्ट में एक बार हो गया तो यू कैन, मतलब आफ्टर 3 months या वो ठीक हो जाएगा. एडिशनल ग्रोथ जो है उसी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था. और बहुत ही मतलब पेरेंट्स को आई थिंक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग ऑल द फूड प्रॉब्लम्स. मतलब फ्लैट फीट के लिए भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड फॉर क्लब फूड ऑल्सो. अच्छा सर, अभी हमने फीट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले ली. अभी थोड़ा सा अगर ऊपर आए हम तो नीज में, तो यूजुअली पेरेंट्स आता है कि मतलब मेरा बच्चा टेढ़ा चल रहा है, ठीक है, उसके पैर अच्छे से पड़ नहीं रहे हैं, मतलब नीज में कुछ हमको अनइवन लग रहा है वॉकिंग करता है तब. तो सर नीज में क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट्स में? ऐसा कहा जाए कि बहुत कॉमन है फिजियोलॉजिकल बोइंग ऑफ लेग. बो लेग इज फिजियोलॉजिकल कब तक कह सकते हैं? जब तक बच्चा 2 साल का है, ठीक है, तब तक जो भी ऐसे आता है लेकर ये मेरे बच्चे का ये पैर ऐसा टेढ़ा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल. जैसे बियॉन्ड 2 years 3 years इफ देयर इज अ बोइंग ऑफ लेग, देन वी शुड अवेयर कि इसमें कुछ गलत हो रहा है. दैट इज वार्निंग साइन. So bowing leg is completely normal at the age of up to 2 years. Okay. And same things is a knock knee. Knock knee means वो दोनों साइड, दोनों नीज अंदर जा रहे हैं. bow legs means the दोनों नी बाहर आ रहे हैं. ठीक है. बहुत सारे बच्चे हैं 1 साल में चलना चालू कर देते, दे आर वॉकिंग with the bow leg and the parent are worrying और ये ऐसे ही चल रहा है. So it is normal. Yes. Okay. And if it is knock knee and certain parameter for the knock knee as well as bow leg, if we take the X-ray, complete whole X-ray for hip, knee and ankle, and we draw the mechanical axis, that is the longitudinal line from the center of head to the center of ankle. It should be go through the center of knee. Okay. Either side 1.5 centimeter is okay, but it goes far than that, that is abnormal. Right. But there is an age like 3 years, 4 years, okay, no problem. Somewhat that is called genu valgum. It's got knees inside genu varum. That is normal. But certain age में, जैसे 3 years बाद के उसको ये अच्छा नहीं हो रहा है, वैसे का वैसा हो रहा है. एंड समटाइम्स देयर इज, वी विल सी द वाइडनिंग ऑफ रिस्ट इज आल्सो देयर. तो वो देखने पर वैसा लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ रिकेट्स. एट दैट टाइम वी नीड द एक्सरे. इट इज मोर कॉमन वेयर द चाइल्ड इज नॉट गोइंग आउट द, they are playing in indoor only. जो सर अब बहुत बढ़ गया after COVID. तो कोविड में बहुत सारे बच्चे even 10 years 12 years they are on, they're all having rickets. सर आपने रिकेट्स के बारे में बताया, सर आप थोड़ा और रिकेट्स के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बता सके कि वो एग्जैक्टली क्या है और क्यों होता है. रिकेट्स इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है. विटामिन डी क्या होता है कि सन एक्सपोजर में जब भी धूप में आप बैठते हो, ठीक है, तो स्किन में सिंथेसाइज होता है या वो स्किन में बनता है, वो ब्लड में जाता है, फिर बॉडी में सब में जाता है. विटामिन डी क्या करता है कि जो अपने बॉडी का कैल्शियम है ब्लड का, वो बोन के अंदर जाने में विटामिन डी चाहिए. अगर विटामिन डी नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम खिला लो, बोन में नहीं जाएगा. यानी बोन में कैल्शियम एंड फास्फोरस का जो मिनरलाइजेशन है वो विटामिन डी के कारण होता है. और विटामिन डी अपने फूड में मिलता नहीं है, वो सिर्फ सनलाइट से, स्किन के सनलाइट से मिलता है. और सम फूड हैविंग द विटामिन डी वो बहुत माइनर सा अमाउंट होता है, वो अपने काम का नहीं है.
ठीक है। सो इन केस ऑफ न्यूट्रिशनल रिकेट्स, न्यूट्रिशनल यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि वी सप्लीमेंट द विटामिन डी। एक्सरे लेते हैं, कंफर्म करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिकेट्स एंड उसको ट्रीटमेंट करने के लिए विटामिन डी का डोज देते हैं। ये कुछ 6 या 8 हफ्ते तक उसका देते हैं डोज विटामिन डी का 60,000 यूनिट, ठीक है। और कैल्शियम और फास्फोरस सप्लीमेंट करते हैं, देन मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो पहला एक्सरे और आफ्टर 3 मंथ्स का एक्सरे दोनों में डिफरेंस आए, और जो डिफॉर्मिटी है, जो बोव लेग है या तो नॉक नी है, वो धीरे 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 अपने आप 2 या 3 साल में चला हो जाता है। In case of age is more than 5 years, 6 years, 7 years, and there is a knock knee or a bow leg, it will not correct with the only vitamin D. At that time, he or she needs surgery. Correction. Yes, that means if bone are growing faster in a younger age, and after that there is remodeling capacity. Remodeling capacity यानी बच्चों को जो नॉर्मल होता है उस साइड भगवान ले जाते हैं, जो नॉर्मल है उस साइड ले जाते हैं, यानी कि जो भी डिफॉर्मिटी है अपने आप नेचुरली वो करेक्ट होती है। राइट, दैट इज दी ओनली द बेस्ट थिंग्स इन आवर चिल्ड्रन। सर हमको एक्चुअली मजा आ रही है इंफॉर्मेशन लेने में इतना आपसे। सर ये सर रियली गुड। और सर लिटरली आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं ना, मैं अपने हर एक मेरे पीडियाट्रिक पेशेंट्स को एक यू नो इमेजिन कर पा रही हूँ। और सर को मतलब सर ने जो फील्ड पकड़ी है वो पता है कि दिल से ली हुई फील्ड है, क्योंकि सर जिस डेफिनेटली सर बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा सर, अभी नीज के प्रॉब्लम और फीट के प्रॉब्लम हमने मतलब देख लिया कि क्या क्या इश्यूज होते हैं। अभी सर हिप में तो वो सेम कंसर्न के साथ ही यूजुअली पेरेंट्स आते हैं कि क्या कुछ वॉकिंग में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर शायद लिम्पिंग जैसा उनको फील हो रहा है, या कुछ पेन होता है। तो हिप में मतलब पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, अगर सर आप उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। हाँ, हिप में बोला जाए तो पहले DDH का पूरा नाम ऐसा है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, यानी कि वो पहले कंजेनाइटल में डालते थे कि कंजेनाइटल का मतलब जन्म से ही आ रहा है। अभी ये ऐसा है कि जन्म से अगर ना हो और सॉकेट में डेवलपमेंट नहीं आया है और धीरे 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 हिप उसका बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। यानी कि ये कब पता लगता है, जब बच्चा जन्मता है, बॉर्न होता है, तभी जो भी पीडियाट्रिशियन है वो देखे और पूरा एग्जामिन करे। जो ऑब्वियस डिफॉर्मिटी है लाइक क्लब फुट है या कुछ और वो दिखी जाएगी, लेकिन हिप का ऐसा है कि वो क्लिनिकली जज करना पड़ता है। तो अगर उसके दोनों हिप को एब्डक्शन यानी बाहर की तरफ वो निकाल पाए, वो पॉसिबल है। अगर पूरा नॉर्मल बच्चे में अपने पूरा उसको दोनों नी को यहाँ साइड में टच कर सकते हैं, अगर वो नहीं ओपन कर सकते, अगर वो नहीं कर पा रहे, दैट मीन वी हैव टू सस्पेक्ट समथिंग एबनॉर्मल इन हिप। ठीक है, और बच्चे का हेड है वो डेवलप नहीं होता है एट दैट टाइम, तो एक्सरे में पता नहीं लगता है। सो इसके लिए सोनोग्राफी लगती है। अच्छा, सोनोग्राफी में पता लग जाता है कि हिप अंदर है या बाहर है या बाहर जा रहा है। बट अर्ली तो सर पीडियाट्रिशियन का यस, अर्ली पीडियाट्रिशियन को अगर पता लगे कि नहीं हो रहा है, देन दे शुड टेक एडवाइस ऑफ ऑर्थोपेडिक और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक व्हाटएवर, राइट। वो करने के बाद ओपिनियन लेगा। जैसे हमारे पास आया तो हम पहले सोनोग्राफी करवाते हैं और पता लगाते हैं यस हिप इज डिसलोकेटेड और इट डिसलोकेटेबल, तो फिर हम उसको पॉलिक हार्नेस यानी कि एक पट्टा आता है ऐसे पैर चौड़ा रखने वाला, वो पहनाते हैं। वो करीबन हम उसको 1 महीने से 1 महीने से 1.5 महीने तक पहनाते हैं, उसमें ही उसका हिप अंदर आ जाता है। और एवरी 15 डेज हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि इट इज इवन नॉट सही। तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि उस टाइम पे वो पट्टे पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। जब तक पेरेंट्स को पता नहीं चला कि वो क्लिकिंग साउंड, समटाइम क्लिकिंग साउंड आता है, तो अदरवाइज जब बच्चा चलना चालू करता है तब वो पैर को एक्सेस बाहर की तरफ रखता है। इट इज नॉट अ फ्लैट फुट, इट इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लिम्ब, और वहां उस साइड पे वो लिम्प करता है, यानी झुक झुक के चलता है। यानी एकदम बच्चा अभी चलना चालू किया है और पेरेंट्स कंसर्न है ये बच्चा मेरा ऐसे क्यों चल रहा है। कोई कोई के ना है वो तो धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई कोई जो थोड़ा अवेयर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अपने दिखाना पड़ेगा एक बार।
तो हमारे पास आता है जब भी ऐसा कि ऐसे ऐसे चलते हैं तो हम पहले उसका एबडक्शन देखते हैं, दोनों लिम्फ की लेंथ देखते हैं। अगर दोनों साइड है तो लिंथ एक वाला गया, दोनों साइड है तो लिम्फ नहीं कर, वॉडलिंग गेट लाइक डक वॉक करेंगे वो, ठीक है। तो 1 साल में पता लगता है, पहले एक जन्मता है तब पता लगता है, फिर 1 साल के बाद पता लगे, इन बिटवीन नहीं पता लगता है। तो अभी जैसे वो बड़ा होने के बाद आया, दोनों साइड हो सकता है, एक साइड हो सकता है। जैसे हम देखते हैं एक साइड होता है तो शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। तब एक्सरे में एक्सरे करते हैं, एक्सरे में अभी हेड कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, 4 से 6 महीने में हेड डेवलप हो जाता है। अभी दिखता है कि सॉकेट से वो बाहर है, ठीक है। एट दैट टाइम वी ट्राई करते हैं कि अंडर एनेस्थेशिया उसको रिड्यूस किया जाए, यहाँ जहां है वो पोजीशन में बिठाया जाए और प्लास्टर लगाया जाए। जो पट्टे से खत्म होता था ना, उसको प्लास्टर लगेगा पूरा यहाँ से, पूरा पेट से दोनों पैर में बच्चे को, हाँ। एंड विल कीप इट फॉर 3 मंथ्स। वो बहुत कम्बरसम होता है बहुत बच्चों के लिए, बट इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी ये नहीं करेंगे इस टाइम पे तो फिर इसको खोल के बिठाना पड़ेगा, ठीक है। खोल के पूरा बिठाना पड़ेगा। अभी भी मिस करते हैं कि नहीं छोटा बच्चा है हमको नहीं कराना, क्योंकि इट इज नॉट ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, तो कि नहीं चलेगा हमको नहीं करवाना, ऐसे ऐसे कर करके, यस, निगलेक्ट कर करके जाते हैं। धीरे 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 हिप ऊपर चढ़ता जाए, अभी ये नीचे नहीं आता है, तो इसके लिए हमको नीचे लाने के लिए फीमर को कट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फीमरल शॉर्टनिंग। उसको प्लेट डालनी पड़ती है, फिर बिठाना पड़ता है, फिर से स्पाइका लगाना पड़ता है, प्लास्टर। At every time the surgery become difficult. तो अर्ली जितना अर्ली हो सके उतना। और जैसे हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें बहुत स्टिफनेस नहीं आती, बट सर्जरी में स्टिफनेस आती है। एट दैट टाइम आफ्टर सर्जरी का जो हम स्पाइका लगाते हैं वो निकालने के बाद ब्रेस लगता है, ब्रेस के बाद सर्जरी भी लगती है, फिजियोथेरापी लगती है। फिजियोथेरापी इज मस्ट इन एवरी पीडियाट्रिक पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी। राइट। एक्चुअली सर ये है पॉडकास्ट का भी हमारा यही पर्पस था कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, ये काफी जो भी जस्ट न्यूली पेरेंट्स भी बने हैं, एंड सर वी रियली विश कि ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स ये वीडियो देखे, क्योंकि 2 चीजें होती है सर। एक तो कुछ पेरेंट्स बहुत ओवर एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, जो आपने एक डर उनका यहीं पे खत्म किया कि एक एज होती है, हर चीज अपना एज का हिसाब से सब नेचुरली हो ही जाता है। और दूसरी कुछ ये भी पेरेंट्स होते हैं कि जो हर चीज को निग्लेक्ट कि ये तो आ तो था, और फिर दे लैंड अप विद ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर बोथ, फॉर द किड एज वेल एज फॉर देमसेल्व्स। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाती है, जो पहले इजीली हो सकती थी। तो वो भी है कि अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वीडियो फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर। आई होप हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा पाएं। आई थिंक लेट्स जस्ट टॉक मोर अबाउट द हिप थिंग सर। जैसे आपने एक बताया डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया, हाँ, और दूसरा देखो कॉमन है सेप्टिक हिप, बहुत कॉमन है, बच्चों में इन्फेक्शन बहुत होता है। कब होता है? तो जैसे बच्चा NICU में है तब होता है। इसका अवेयरनेस ऐसा है कि जब बच्चा NICU में होता है, वहां से जब देखे तो ये मेरा बच्चा जब NICU में था बाहर निकाला, ये पैर नहीं हिला रहा है, वो फ्लैक्शन में ही रखता है हिप को, बिकॉज दिस इज अ कंफर्टेबल पोजीशन। जो भी अंदर कलेक्शन है हिप में, सेप्टिक आर्थराइटिस में इन्फेक्शन इन द हिप, ठीक है, वो भी बहुत क्रूशियल है। देखो उसका जो बैक्टीरिया होता है अंदर का, दैट विल स्टार्ट डैमेजिंग द नॉर्मल। बच्चे का जो इमेच्योर कार्टिलेज है उसको डैमेज करना चालू करता है विद इन 6 to 8 hours. And if it is continue for 7 or 8 days, then almost the cartilage and capsule all will the damage and dislocate it. So हम यही बोलते हैं कि जब भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगे, उसका सेप्टिक आर्थराइटिस में ऐसा है कि उसके साथ फीवर होता है, काउंट हाई होते हैं, CRP होता है, बट बच्चा NICU में एडमिट होता है तो उसको बोलते हैं कि नहीं कोई इन्फेक्शन है, बट जैसे ही पता लगता है कि नहीं पैर नहीं हिला रहा है, राइट, तो सेप्टिक आर्थराइटिस विल कंफर्म इन अ USG एक्सरे एज वेल एज MRI कि कहीं और कलेक्शन नहीं है ना। वो करने के बाद सर्जिकली हमको उसको पस को सब रिमूव करना पड़ता है। अगेन नीड पॉलिक हार्नेस, समटाइम्स आफ्टर सब अच्छा हो जाए फिर हिप स्पाइक अगर डिसलोकेटेड है तो वो सब फिर से रिड्यूस करके करना पड़ता है, ठीक है। और इट गिव्स सम बैड इफेक्ट, लाइक ग्रोथ प्लेट को डैमेज हुआ है, डिसलोकेट हुआ है, तो जो राउंड उसका शेप है वो चला जाएगा।
लेंथ में भी इश्यू आ सकता है, शेप में इश्यू आ सकता है, कंप्लीटली चला जा सकता है. एवरीथिंग इज देयर इफ वी डू नॉट ट्रीट इट एट बेस्ट ओवर टाइम. यानी बहुत बहुत क्रिटिकल है. ठीक है. तो बड़ा बच्चा होता है तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता. जैसे 5 साल 7 साल में सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है तो वो भी पहले चलना बंद करता है. देयर इज अ फीवर, चलना बंद करे, खाना बंद करे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, टच नहीं करने देता है या समथिंग रॉन्ग, नहीं टच करने देता, बोलता है मैं बहुत पेन होता है. एंड समटाइम इट हैपन they complaining only knee pain, not hip pain, because of refer pain. Most of the children, if there is a hip issue, they say there is a problem with the knee, upper knee. यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है. Is more common. Even some tumor like osteoblastoma in a hip or around hip, septic arthritis, juvenile arthritis, जो भी है उसमें knee का complaint करता है. And they come to us, एक्सरे कराता है, वो एक्सरे करा के लेकर आया होता है, इवन एमआरआई करवा के लिया था, कंप्लीटली नॉर्मल. दे फॉरगेट टू चेक द हिप. अगर वो हिप चेक करे तो उसको पता लग जाता है. तो ये बहुत काम के. बच्चा ये नहीं बोलेगा हिप में पेन, ऐसा नहीं बोलेगा, वो नी में बोलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि पेन रिफर होता है. यस, रिफर पेन होता है. वो वहां टच नहीं करने देगा आपको. एंड वो देखने के लिए आप जैसे हिप की मूवमेंट करोगे, आप फीमर को पकड़ यानी थाई को पकड़ के आप हिप की मूवमेंट करोगे, इट इज पेनफुल. बट शुरुआत पेन की कंप्लेन वहां से नहीं होगी. तो पेरेंट्स भी ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि हिप में प्रॉब्लम हो सकता है. और बच्चे मतलब वो भी समझ नहीं पाएंगे कि उनको क्या है. वो रिपर पेन ही होता है. तो मिसडायग्नोस होने के चांसेस भी ज्यादा है और वो क्रिटिकल टाइम फिर उसमें छूट जाता है. बहुत टाइम हुआ है, बहुत टाइम. कम विद द नी एमआरआई, एक्सरे, एवरीथिंग इज नॉर्मल. एंड इफ वी लुक द हिप, द प्रॉब्लम विद हिप, this is again in a common in a Perthes, in a Scaphy. I will talk about the Perthes and Scaphy later. Right? This septic hip वो डैमेज उतना जल्दी नहीं करता जितना इमेच्योर बोन होता है, बच्चे का ग्रोइंग बोन होता है जो एनआईसीयू में होता है, उसका उतना उसमें नहीं करता है 5 साल 10 साल में. उसका भी अगेन उसको रिक्वायर है सर्जिकल इंटरवेंशन. कर देते हैं, बहुत अच्छा रहता है. एंटीबायोटिक देना पड़ता है अराउंड 4 to 6 weeks और सब धीरे 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 वो इन्फेक्शन भी अच्छा हो जाता है. अभी जैसे परथीस का बात करें, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा है वो साइड पे वो हिस्ट्री देता है, हर बार देता है कि मैं गिर गया था. अच्छा, मैं गिर गया था और मेरा अभी पेन हो रहा है. वो खेलता है, कूदता है, सब करता है. ठीक है. ना ही उसको फीवर है, ना ही और कंप्लीटली सब ब्लड पैरामीटर सब नॉर्मल होते हैं. लेकिन जब एक्सरे करा जाए, ठीक है, पेल्विस विद बोथ हिप का एक्सरे करा जाए तो उसमें पता लगता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ फीमर. यानी कि जो खून मिल रहा है वो टेम्पररी बंद होगा इन अ Perthes डिजीज. दैट इज कॉल्ड Perthes डिजीज. राइट. और उसमें पर्टिकुलरली जैसे जैसे उसका स्टेज अलग अलग होता है धीरे धीरे और जैसे जैसे Perthes डिजीज का जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसका लिंपिंग वगैरह तो बढ़ता है. लेकिन अर्ली वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे तो 6 महीने से है, इतना से है. वो बहुत उसमें भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि पहले उसको एवास्कुलरिटी होती है Perthes में, यानी कि ब्लड मिलना बंद होता है. फिर उसका जो ब्लड नहीं मिलता है, किसी भी जगह ब्लड नहीं मिले तो उसका मेटाबॉलिज्म जाएगा, यानी कि उसको कैल्शियम फॉस्फोरस नहीं मिलेगा. तो उसमें क्या होगा कि बोन के अंदर अगर आपका मिनरलाइजेशन अच्छा नहीं, दैट मीन्स द बोन बिकम वीक. ठीक है. अगर बोन वीक होगा, जैसे उसको ये हिप में नहीं मिला ब्लड तो अभी वो वीक होना चालू हुआ, यानी कि उसका सपोर्ट गया. हिप का ये इसका सपोर्ट है, बोन का वो गया, तो अभी वो जितना उसके ऊपर चलेगा उतना वो प्रेस होगा. द स्पेरिसिटी बिकम नाउ फ्लैट. तो Perthes में पहले एवास्कुलरिटी होती है, फिर मिनरलाइजेशन उसका जाता है. ठीक है. धीरे धीरे उसको रिवास्कुलराइज होता ही है, हर एक Perthes में होता है. ठीक है. वो जैसे जैसे रिवास्कुलराइज होता है देन रीमॉडलिंग होता है. द टोटल प्रोसेस इट इज अराउंड 4 years. अच्छा. पहली स्टेज में 1 से 8 महीने तक उसका ब्लड सप्लाई जाता है. दूसरी स्टेज में उसको फ्रैगमेंटेशन होते हैं, यानी धीरे धीरे छोटे छोटे एपिफिसिस के, यानी कि जो हेड ऑफ फीमर है उसके छोटे छोटे पीस होते हैं.
दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। वो पीस फ्रेगमेंटेशन स्टेज, उसके बाद उसको रिवास्कुलर होता है, रिवास्कुलर अगेंस्ट उसको फिर ब्लड जाता है तो कैल्शियम मिलना चालू होता है, बट ऑलरेडी जो फ्लैटन हुआ है उसका क्या, तो नहीं रिवर्सिबल है। तो अर्ली स्टेज में हम क्या करते हैं, व्हेन वी नो दिस इज द डिजीज, और अपने उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 साल तक तू ऐसे ही पड़ा रहे ब्रेस पहन के, तो इन अर्ली स्टेज लाइक परथीज इज कॉमन इन 5 to 12 years। अगर 7 साल से नीचे का बच्चा है तो रीमॉडलिंग कैपेसिटी इज गुड, देयर द ट्रीटमेंट इज जस्ट एब्डक्शन ब्रेस एंड फिजियोथेरेपी। अच्छा, राइट, एब्डक्शन ब्रेस देते हैं कि मैक्सिमम अपने ट्राई क्या करेंगे, अगर फ्लैटन हुआ हेड देन इट गोज आउट फ्रॉम द एसिटाबुलम, सॉकेट से बाहर चला जाएगा। अगर वो बाहर चला गया तो वो अपने आप अंदर नहीं बैठेगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग, वी विल कीप द हिप इनसाइड विद द ब्रेस एंड विद द फिजियोथेरेपी। उसका मूवमेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है कि उसको साइनोवाइटिस होता है। साइनोवाइटिस होता है तो बच्चा उसको हिलाना बंद कर देता है, और परथीस में ऐसा है कि कंप्लीटली स्टिफ हिप हो जाता है, कंप्लीट मूव ही ना कर पाए। ठीक है, अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है तो पहले उसको फिजियोथेरेपी चाहिए बिफोर ऑपरेशन। ठीक है, 5 से 7 साल तक पट्टे से और फिजियोथेरेपी से अच्छा होता है, लेकिन जैसे 7 साल 8 साल हो जाए इट्स रिक्वायर्ड सर्जरी। सर्जरी में हम ये हेड है वो बाहर ना जाए, इसके लिए हम उसको यहां से फीमर को कट करते हैं, थोड़ा ऐसे रखते हैं, उसको बोलते हैं वारस डी रोटेशन ऑस्टियोटॉमी। उसका इंटरनल रोटेशन भी कम हो गया होता है, वो इंटरनल रोटेशन नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ एबनॉर्मल शेप ऑफ द हेड। ठीक है, तो अभी प्री रिक्विजिट फॉर दिस सर्जरी के हेड ऐसा जाए, वी नीड द फ्री मूवमेंट ऑफ हिप। इफ इट इज स्टिफ वी कांट पुट इट, राइट। तो जनरल ऑर्थोपेडिक हमको बोलते हैं कि ये परथीस है तो अभी सर सर्जरी कैसे करेंगे ये वगैरह, हिप का मूवमेंट कितना है, तो चिपक गया है, नहीं हो सकेगा। डू द फिजियो फॉर 1 month 2 month, मेक इट फ्री, देन वी विल पुट इट। यस। अच्छा सर, तो वो ब्लड सप्लाई मतलब स्टॉप होता है तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि? उसका बहुत सारी थियरीज है, बट एक्चुअली अननोन इटियोलॉजी। बंद हो जाता है, काफी लोगों को बंद होता है। परथीस का कोई ऐसा नहीं कि इसको ही बंद होता है। शुरुआत भी अपने ऐसे बोले कि बच्चा ऐसे ही खेलते हाँ, तो वो हिस्ट्री देते हैं, कोई पे गिरने की हिस्ट्री देता है वगैरह, फॉल डाउन कोई हिस्ट्री नहीं होता है, फिर भी होता है नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं, उसी पर्टिकुलरली ब्लड सप्लाई जाती है वापिस आती है। तो जो वो पीरियड है वो पीरियड बहुत क्रूशियल है कि पहली स्टेज में अगर डायग्नोसिस करके उसको ऑपरेशन किया जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यस, उसका जो स्पेरिसिटी है वो मेंटेन रहेगी। सो वी कॉल इट प्रिजर्वेशन, हिप प्रिजर्वेशन। इट मस्ट बी प्रिजर्व, राइट। एंड सेकंड थिंग इज स्केफी, स्लिप कैपिटल फीमरल एपिफिसिस, यानी ये जो फीमर का हेड है वो कैपिटस फीमोरस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो होता है 11 to 14 years। उसमें क्या होता है कि ये जो अपना बच्चे होते हैं उसका जो एपिफिसिस और फाइसिस जहां से ग्रो करती है बोन, वो पहले वर्टिकल होता है, जन्म के टाइम वर्टिकल होता है, देन इट गोज धीरे धीरे ऑब्लिक होता है। तो एज 11 साल से 14 साल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके अराउंड जो ग्रोथ प्लेट है उसको पेरिकॉन्डियल रिंग होती है वो वीक होती है, और बच्चे के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर आता है और धीरे धीरे वो स्लिप होता है। जो स्केफी वाले बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो ओबेस होते हैं। सम हार्मोनल इश्यू आल्सो देयर, उससे भी होता है। हार्मोनल इश्यू वाले को बायलेटरल होता है, दोनों साइड होता है, लेकिन जो ये 11 कभी कभी वो एक साइड भी होता है लेकिन बायलेटरल भी होता है। और धीरे धीरे ये स्लिप करता है, ऐसे स्लिप होता है हील होता है, स्लिप होता है हील होता है, स्लिप होता है हील। कोई को जब तक वो स्लिप होता है और चल सकता है उसको स्टेबल स्लिप बोलते हैं, लेकिन एक बार जैसे वो खिसक गया तो उसको अनस्टेबल स्लिप बोलते हैं, तब बच्चा चलना बंद कर देता है। वो अनस्टेबल स्लिप है, इट इज वेरी क्रूशियल बिकॉज जो ब्लड सप्लाई है हेड का, blood supply, see head is completely separate than the acetabulum, right? Whatever the blood supply is coming from here, अगर यहां से टूट जाए तो उसको ब्लड नहीं मिलेगा, सो यहां से उसका एक फ्लैप होता है पूरा ऐसे।
ठीक है, ये टूट जाने के बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से अलाइन करके स्क्रू डालना पड़ेगा। अगर उसको ना किया जाए तो उसको ब्लड नहीं मिलता है एंड इट गोज इन AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, वो रीमॉडल नहीं होता है बिकॉज नाउ एज इज 12 years, 14 years, 15 years। बच्चा जब तक 8 साल का 9 साल का है इट विल रिवास्कुलराइज, ये रिवास्कुलराइज नहीं होता है, इट इज परमानेंट डैमेज। ठीक है, तो स्केफी है वो भी बहुत एंटाइटी है कि प्री स्लीप थोड़ा बहुत है या तो एकदम से ग्रेड 1 है, माइल्ड स्लीप है, उसको स्क्रू से फिक्स कर देना चाहिए कि फर्दर स्लीप प्रिवेंट करे, फर्दर उसको तकलीफ ना हो। ये बच्चे हैं चलते कैसे हैं, पैर बाहर रख के चलते हैं, ठीक है, वो भी अगेन उसको पेन होता है, दे आर कंप्लेनिंग अराउंड नी ओनली। अगेन सर मिसडायग्नोज होने के फुल यस, एक्सटर्नल रोटेशन में चलते हैं या बाहर रख के चलते हैं, नी में पेन करते हैं, ओबेज है, एज है 11 to 14 years, तो पहली चीज है दिमाग में। यस, तो पहले आएगा स्केफी हो सकता है, राइट। और एक चीज बहुत अच्छी है, मतलब जितने भी सर ने प्रॉब्लम सर डिस्कस की उसके सभी के सॉल्यूशंस भी है। यस, Yeah. now we can cure everything। हाँ, yes, मैंने So this is mainly for parents कि there is nothing to worry, Yeah. just be alert। अलर्ट। आपको ये बस नॉलेज होना चाहिए और आप वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़िए। AVN अगर डेवलप बाद में होता है तो उसको पहले आप बचा सकते क्योर कर सकते Yes. हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते Yeah, हैं। prevent. प्रॉब्लम। So it is called hip preservation, right? नाइस नाइस सर, वेरी नाइस। यस सर, तो आपने बहुत ही अच्छे से हिप का भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या इश्यूज होते हैं और उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे ट्रीट करें। अभी सर कितने पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास फिजियोथेरेपी में कभी कभी डायरेक्ट भी आते हैं कि जो भी बच्चा है ना वो नेक कोई एक ही साइड रखता है कि वो सीधा नहीं रखता, राइट। तो पहले पेरेंट्स इतना मतलब नोटिस नहीं करते, पर धीरे धीरे थोड़ा वो थोड़ा सा ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है कि कुछ भी मतलब कुछ खिलौना वहां पड़ा है तो भी वहां पे देखेगा नहीं, तो पेरेंट्स को थोड़ा धीरे धीरे और वरी करना स्टार्ट होता है। तो सर वो क्या एग्जैक्टली कंडीशन होती है और उसके बारे में आप पूरा ओवरव्यू आप दीजिए पेरेंट्स को। सो नेक में ऐसा होता है कि वो जैसे ऐसे है तो इट इज अ टिल्टिंग ऑफ नेक, उसको राई नेक भी बोलते हैं, टॉर्टिकोलिस भी बोलते हैं। काफी लोग जैसे पेरेंट आते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं कि टॉर्टिकोलिस, उसको नाम पता लग जाता है टॉर्टिकोलिस, राइट। तो कहते हैं टॉर्टिकोलिस, हमारा बच्चा ये ऐसे ही गर्दन रखता है या तो इस साइड रखता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये क्यों होता क्यों है, तो उसके सर्टेन रीजन है। जैसे ये मसल्स है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, वो टाइट, जैसे टाइट है, ये वाला मसल्स टाइट है, देन इट गोज लाइक दिस, ठीक है, यानी यहाँ से ये फ्लेक्शन करेगा और ऐसे रोटेट होगा, यानी ये इस साइड फ्लेक्शन होगी और ये इस साइड जाएगा, दैट मींस दिस मसल्स इज टाइट। इस साइड का है तो ऐसे जाएगा, चीन यहाँ जाएगी और ये फ्लेक्शन करेगा दिस, राइट। तो वो मस्कुलर कंजेनाइटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस ऐसा बोलते हैं बिकॉज इट इज मसल रिलेटेड, राइट। सो जब भी बच्चा आता है तो उसको देखते हैं कि ये मसल्स टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आपके पास 5 मंथ्स का बेबी आया तो टाइट है कि नहीं वो देखना है, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ पूरे बॉर्डर पे ले जाते हैं टेबल की और ऊपर से पकड़ के रख के और देखते हैं कि वेदर इट इज टाइट और नॉट, दैट इज द टेस्ट, राइट। और हिस्ट्री पूछते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि पूछते हैं कि भाई बर्थ हुआ, बाद में आपने कोई यहाँ स्वेलिंग या ट्यूमर देखा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एट दी 2 weeks देयर मे बी सम स्वेलिंग इन द मसल्स। वो क्यों होता है कि जो डिफिकल्ट डिलीवरी है, राइट, यानी कि ब्रीच डिलीवरी है, हेड फंस गया है, राइट, या तो वैक्यूम डिलीवरी है, व्हाटएवर, तो जहां स्ट्रेच होती है मसल्स एंड उसमें थोड़े मसल्स के फाइबर टूट जाते हैं, वहां ब्लड एक्यूमुलेट होता है और वो हीमेटोमा होता है, ठीक है। तो वो अपने दिखती है, वो काफी बच्चे हमारे पास ऐसे ही आते हैं, ये ट्यूमर आया है सर क्या करें, 2 week में आते हैं। नथिंग टू वरी, मसाज करिए, थोड़ा आइस लगाइए, ट्यूब वगैरह बच्चों में नहीं लगाते बिकॉज इट्स गिव्स बर्निंग पेन एंड द चाइल्ड विल क्राई, ठीक है। तो सिर्फ आइस और पानी से मसाज करना है, वो धीरे धीरे अपने आप 2-3 महीने में चली जाती है। बट उसके साथ मसल्स है इट बिकम शॉर्ट, वो शॉर्ट होता है इसीलिए इसका टिल्टिंग होता है। सो द कंजेनाइटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस में जो शॉर्ट मसल्स है उसको लंबा करने के लिए आपको फिजियोथेरापी करनी ही पड़ेगी,
ठीक है, उसको स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। 1 से 2 साल तक अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी की जाए, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से की जाए, तो 90% दे आर क्योर विद द फिजियो ओनली, राइट? This is amazing. ओके, बट सर्टेन को कोई नहीं जा रहा ये वगैरह, जैसे 4 साल 5 साल में आया, हाँ, देन इट नीड it gets सर्जिकली, difficult. यस, सर्जिकली अक्सर रिलीज। होता है, बहुत बार पेशेंट्स बहुत हाँ। लेटर एज पे आते हैं। सो इन अ टॉर्टिकोलिस जब हम सर्जरी करते हैं, रिलीज करते हैं, फिर हम उसको ब्रेस देते हैं। ब्रेस जो है वो लंबे टाइम तक पहनाना पड़ता है, अराउंड 1 ईयर पहनाना है, ऑन एंड ऑफ। एंड अगेन द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इज क्रूशियल हियर, बहुत अच्छी तरीके से करानी पड़ती है, ठीक है। अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं करेगा, अगेन इट्स गो बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है। सर्टेन केसेस दे मस्ट रिक्वायर फिजियोथेरेपी, और वो हम ऑपरेशन से पहले समझा देते हैं, जाएंगे करने, अदरवाइज नहीं करना है। बिकॉज दिस इज रोल, राइट। फिजियो अगर टॉर्टिकोलिस में जैसे ये मसल्स टाइट नहीं है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ द स्क्विंट। जैसे ये इस साइड का स्क्विंट है, ठीक है, तो कंपेंसेट दैट द चाइल्ड विल कीप दिस। फॉर टू डायग्नोज दिस you have to cover the eye, that is called eye block test. If you cover, and the child will correct automatically, right? That means this is a ophthalmic torticollis, right? ये भी बहुत important Right? है। And if it is coming with this spine problem, then it is progressive. Whatever you do with the physio, and if it's going, and there is a stiffness also. Sometimes it is short neck, and that torticollis, that is a completely different entity, and I think it is the treatment is should be given by the spine surgeon. वो स्पाइन सर्जन को ही दिखाना चाहिए, उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे इफ देयर इज अ स्पाइन इश्यू, सर्वाइकल स्पाइन इश्यू। ओके सर, हमने ये बात की इंजरीज की, इश्यूज की, राइट, कि बच्चों में क्या क्या तकलीफें हो सकती है। अभी सर हम एक नॉर्मल चाइल्ड की बात करते हैं कि जिसको इनमें से शायद कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है, बट सर जैसे ट्रॉमा हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि कंजेनाइटल एंड अक्वायर्ड, ठीक है, बच्चे हैं खेलने वाले, हम उन्हें नहीं रोक सकते, ठीक है, तो एवरी अदर डे दे गेट सम और द अदर इंजरीज। तो सर पेरेंट्स के लिए मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि विच आर द मोस्ट कॉमन इंजरीज जो बच्चों में होती है, और आई वुड आस्क कि व्हिच आर द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट्स फॉर किड्स। सो बिफोर द फ्रैक्चर आई वांट टू से दैट कि बच्चे को जो फ्रैक्चर होता है वो प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो बोलूंगा। कि जैसे बच्चा है वो क्या करेगा, उसको जैसे पैर आ गए हैं तो वो कहीं ना कहीं दौड़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, जैसे ये सोफे पर यहाँ जाएगा वहां जाएगा, यस, यू कांट स्टॉप द चाइल्ड। वो मना करोगे तो वो आपका सुनेगा ही नहीं, और करेगा, ठीक है। सो फॉर दैट ऐसा बोला जाता है कि अप टू एज ऑफ 5 years वन अटेंडेंट शुड बी विथ चाइल्ड। यानी कि जैसे ऊपर चढ़ना है उसको, जैसे सीढ़ियां है ऊपर चढ़ना है, बट एक जन उसके पास रहे, इन केस ही फॉल, जस्ट कैच, राइट। वो बहुत काम की चीज है। मना मत करो कि टेबल पर चढ़ रहा है, ये टेबल पर चढ़ेगा तो गिरेगा, नहीं, वहां आप खड़े रहो, उसको करने दो, बट वो गिरे तो आप पकड़ लो बस। दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर। अगर है तो बाहर जैसे स्पोर्ट्स में कर रहा है, वो तो गिरेगा टूटेगा, सही है, साइकिलिंग पे साइकिल करेगा टूटेगा, वो सही है। सो इन अ मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इज अ सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, राइट। हाँ, सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर एल्बो में होता है। सुप्राकॉन्डाइलर, ये जो एल्बो का जो ऊपर का पार्ट है उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। वो जो सुप्राकॉन्डाइल यानी 2 कॉन्डाइल होते हैं, उसके ऊपर का पोर्शन है, उसको सुप्राकॉन्डाइल रीजन बोलते हैं। वो इसीलिए होता है, आउटस्ट्रेच हैंड से होता है। जैसे ऐसा हाथ आ गया तो पूरा हिंच होके वो टूट जाता है। वो इसीलिए टूटता है कि वहां वो बोन बहुत वीक होता है, बहुत पतला और वीक होता है, इसीलिए वो टूटता है। बट इन दिस सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट इज डिस्प्लेस, देन द चाइल्ड रिक्वायर सर्जरी।
ठीक है, क्योंकि वो सर्जरी इसीलिए जरूरी है कि यहाँ से बहुत ग्रोथ कम होता है बच्चों में, यहाँ से ज्यादा होता है बोन जो ग्रोइंग होता है ना, इसीलिए ये एकोमोडेट रीमॉडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और अगर न किया जाए तो फिर डिफॉर्मिटी होती है, जो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी बोले ना, दैट इज फ्रॉम दी सुप्राकॉन्डाइलर। ठीक है, और इसको फिक्स करते हैं हम क्लोज से ही मोस्ट ऑफ द टाइम 98 to 99 वी रिड्यूस क्लोज एंड पुट अ वायर, स्टेनलेस स्टील वायर आते हैं वो डालते हैं, 2 या 3 डाल देते हैं, बाहर से ही कोई खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम वास्कुलर इंजरी, यानी कि यहाँ से जो वेसल्स आती है, ब्रेकियल वेसल्स, मीडियन नर्व, ये जब फ्रैक्चर होता है तो कभी कभी पूरा तोड़ के बाहर स्किन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। रिसेंटली आई हैव डन ऑन दिस 3rd January देयर इज अ वास्कुलर इंजरी, दैट मीन्स कि उसका पल्स नहीं आ रहा है, राइट, एंड मीडियन नर्व पाल्सी भी है। एट दैट टाइम वी नीड टू ओपन द फ्रैक्चर, the whatever the brachial artery and median nerve compressing inside the fracture site, we just remove, release, and then reduce the fracture and put a pin. These are the very crucial things. So every time supracondylar हम pulse देखते हैं, movement देखते हैं, if it is normal then कोई बात नहीं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, against one lateral condyle fracture, it is the second most common fracture in a pediatric, it is also lower end of humerus, and lateral condyle is an intra-articular fracture. Against lateral condyle require fixation. अगर उसको फिक्स ना किया जाए तो वो प्रॉब्लम करता है, वो नॉन यूनियन में जाता है, जुड़ता नहीं है। सर्टेन फ्रैक्चर रिक्वायर, दिस इज फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, उसको फिक्स करना ही पड़ता है। अगर ना किया जाए नॉन यूनियन में जाता है, और लेटर ऑन डिफॉर्मिटी होती है, उसको वल्गस डिफॉर्मिटी होती है, वल्गस होता है, फिर यहाँ से नर्व्स जो खींचती है, अल्नर नर्व, टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी होती है, बहुत सारे इश्यू होते हैं। सो पेरेंट्स का ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको ऑपरेट नहीं करवाना है, ये सब ये जरूरी है तो करना। बाकी जैसे यहाँ से ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ, रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर हुआ, डिस्टल एंड रेडियस का फ्रैक्चर हुआ, whatever the fracture, like a green stick fracture, अभी मैं बताता हूँ green stick fracture क्या है। तो जो भी फ्रैक्चर है that we can treat with a plaster because the remodeling capacity of the child is very high। ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में ऐसा है कि ग्रीन स्टिक यानी कोई आपने लकड़ी ले, ठीक है, लाइक ग्रीन जो भी है ले, उसको आप तोड़ने की ट्राई करें तो उसका जो ऊपर का छिलका होता है इट इज वेरी हार्ड, ठीक है, तो टूटता है लेकिन छिलका रह जाता है। तो उसके साथ अंदर से टूटता है, but यस, उसका ऊपर का जो लेयर है वो रह जाता है, और वो उसको बाहर बहुत टूटने नहीं देता है। जो ऊपर की उसको छाल बोलते हैं ना, ऊपर का कवरिंग, ठीक है, एक साइड का टूटता है, एक साइड का रहता है। वैसे ही बच्चों का जो ऊपर का पेरियोस्टियम होता है इट इज थिक, सो एक कॉर्टेक्स टूटता है, दूसरा बिकॉज ऑफ पेरियोस्टियम इट्स रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, तो उसको मतलब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत डिस्प्लेस नहीं होता है, उसको भी रिड्यूस करके प्लास्टर करना पड़ता है एंड इट विल हील, बहुत अच्छी तरीके से हील होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, इट्स कॉमन इन चिल्ड्रन ओनली, क्योंकि एडल्ट में देखो टूटेगा तो पूरा टूटेगा, क्योंकि उसका पेरियोस्टियम इतना ऊपर जो पड़ है उतना तो पावरफुल नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, सर्टेन एजेस वेयर द रिक्वायर सर्जरी ओनली, लाइक प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 12 इयर्स 14 इयर्स के बाद का जैसा है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, अदरवाइज जस्ट पट्टे से ही आता है। डिस्टल एंड रेडियस में भी 10-12 साल का है, कितना भी डिस्प्लेसमेंट है उसको थोड़ा अलाइन करके प्लास्टर किया जाए वो अच्छा हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ रीमॉडलिंग कैपेसिटी, राइट। सो इट इज व्हेनेवर द रिक्वायर सर्जरी, तो जैसे बोला जाए तो पेरेंट को वो करना चाहिए, अदरवाइज इट लीड्स टू वेरी मच कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन। ओके सर, अभी आपने ये पूरा समझाया कि इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। सर हीलिंग के बारे में अगर आप थोड़ा समझाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि किड्स में और एडल्ट्स में हीलिंग इज डिफरेंट, तो बच्चों में किस तरह का प्रोसेस रहता है, लाइक आफ्टर अ फ्रैक्चर? ऑफ कोर्स हर फ्रैक्चर का अपना अपना पीरियड रहता है, बट जनरल हीलिंग टाइम बच्चों में फ्रैक्चर्स का कैसे रहता है? सो हीलिंग टाइम अगर देखा जाए, एडल्ट में देखा जाए तो अराउंड 4 to 6 वीक्स में हील हो जाता है, राइट।
और रीमॉडलिंग कैपेसिटी बच्चों में ज्यादा होती है, और बच्चों का अगर हीलिंग बोला जाए तो 3 वीक्स 4 वीक्स में रह जाता है, वो हो ही जाता है। बट सर्टेन फ्रैक्चर जैसे इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है तो वो हील होने में टाइम लगता है। इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर में इसीलिए हील होने में टाइम लगता है बिकॉज दी जो भी हील होता है, जब फ्रैक्चर होता है तो वहां ब्लड आता है, ब्लड में सब फाइब्रिन वगैरह होता है, और वो सब हीलिंग प्रोसेस में ब्लड अपना हेल्प करता है, ब्लड है वो हेल्प करता है। लेकिन जैसे इंट्राआर्टिकुलर है तो वो जो ब्लड वहां है वो कंटिन्यूअसली वॉश होता रहेगा विथ साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, तो वो हीलिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, इवन बच्चों में भी बढ़ जाएगा इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर में, ठीक है। तो उसको ज्यादा थोड़ा इमोबिलाइज रखना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में इंट्राआर्टिकुलर, हाँ, इंट्राआर्टिकुलर का मतलब ऐसा है कि जो जॉइंट है उसके अंदर का जो फ्रैक्चर है, ठीक है, उसको इंट्रा आर्टिकुलर, एक्स्ट्रा मीन्स जॉइंट के बाहर का, इंट्रा मीन्स अंदर का। तो जॉइंट अगर स्मूथ है तो अच्छी मूवमेंट रहती है, अगर इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ और दोनों आगे पीछे थोड़े हो गए तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। तो उसको अच्छी तरीके से बिठाना जरूरी है। Whatever the age of the child, if it is intra-articular fracture, we have to fix it. Right? But in case of it outside, we can treat conservatively, no problem. ठीक है, जैसे आउटसाइड का फ्रैक्चर है तो बच्चों में 3 to 4 वीक्स में बहुत अच्छा कैलस बन जाता है, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ऐसी है कि जैसे फ्रैक्चर रेडियस अल्ना का हुआ, हमने प्लास्टर किया, विद इन 1 month मस्त यूनियन हो गया, स्टिल वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फॉर सर्टेन पीरियड, यानी प्लास्टर से ना किया जाए। यस, रीफ्रैक्चर इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन बिकॉज उसको क्या होता है कि वो तो खेलने लगेगा, अभी मेरे पेन नहीं है, मुझे क्यों रोक रखा है, वो दौड़ेगा, खेलेगा, फिर से टूटेगा। रीफ्रैक्चर इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, सो वी गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन विथ crab bandage, even we put a sling and ask them to do not play certain game, do not cycle ride, everything should be stopped for certain like 10 days 20 days more into plaster. Right. ओके सर, ये जो आपने पूरा बताया ये इट्स मोर कंसर्न ऑफ द डॉक्टर, राइट? बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चे दे जस्ट कीप प्लेइंग ऑलवेज, और हर दूसरे दिन उनको वो कहीं ना कहीं गिरेंगे, उनको लगेगी। तो सर पेरेंट्स के लिए व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, मतलब किस तरह की साइंस वो देखे तो वो एक अलार्मिंग साइन है एंड दे हैव टू इमीडिएटली विजिट द डॉक्टर? राइट, सो काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा लग जाए, ओ मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, चलो आए वगैरह, ठीक है। और काफी ऐसे, ये गिरा है, ये चल नहीं रहा है, ये स्वेलिंग आ गई है, थोड़ी सूजन भी है, अरे चलेगा, अच्छा हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है, यू शुड अवेयर अबाउट द एवरीथिंग। जो भी आपका बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है, एक बार देखो, वो जहां कंप्लेन कर रहा है वो देखो, ठीक है। जैसे बच्चा बोला जाए कि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, देन आप देखो, उसको थोड़ा प्रेस करके भी देखो, अगर वो बहुत पेनफुल है देन इट नीड एक्सरे, ठीक है। और जैसे पैर में कुछ भी हुआ, इवन एज ऑफ 1 year 2 years 5 और वट एवर द एज, जैसे पैर में अगर कोई भी लेग में या किसी में भी एयरलाइन भी फ्रैक्चर है, द चाइल्ड विल नॉट पुट अ वेट ऑन दैट, दैट इज वार्निंग साइन। स्वेलिंग है, थोड़ा बहुत रेड है, ठीक है, और टेंडर है, जैसी छूते हो रड़ना चालू करे या ना छूने दे, तो दिस इज रेड साइन, वी हैव नीड अ एक्सरे फॉर दैट कि है कि नहीं। कभी कभी ऐसे आते, एक लड़की मेरे पास आई थी जैसे, तो उसके पापा ने 3 दिन के बाद लाए, पूरा डिस्प्लेस फ्रैक्चर, बोला कि ये तो मेरे लगा कि नहीं ये तो अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक्सरे किया तो मैंने कहा इसको तो सर्जरी चाहिए, शी इज 12 years। फिर उसको सर्जिकल वायर भी डाले, अच्छा भी हो गया, बट पेरेंट्स ने इग्नोर किया कि क्या है। और बच्चे, काफी बच्चे ऐसे हैं, दे टॉलरेट आल्सो, बट अपने यानी जो भी बच्चा कंप्लेन करे, केयरफुली उसको आप सुनो, ठीक है, फिर डिसीजन लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। राइट, ओके सर, आपने बताया कि कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप से ही ठीक होता है, यानी कि यू कैन जस्ट गिव द प्लास्टर और वो सही होता है। कुछ ऐसे होते हैं दैट रिक्वायर मे बी वायरिंग और मे बी सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो सर पोस्ट केयर के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसके बाद में डॉक्टर से डिस्चार्ज होने के बाद में वो घर पे होते हैं, तो घर के सेटअप में एज पेरेंट्स उनका कितना रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ओवरऑल किस तरह का केयर लेना चाहिए पेरेंट्स को?
तो मैंने आपको पहले बताया जो भी सर्जिकल पीडियाट्रिक के सर्जिकल केसेस है, मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन के बाद इवन पोस्ट प्लास्टर दे नीड फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी में भी ऐसा है कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से धीरे 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 मूवमेंट किसी भी चीज, जैसे यहाँ से यहाँ प्लास्टर लगाया तो एल्बो स्टिफ हो गया, तो बच्चे को घर पे कोई नहीं करेगा या तो डरेगा। वो। ठीक है, तो फिजियोथेरापी को पता है कि ये हमको कैसे धीरे 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 करना है। वैसे ही उसको देखो, एक फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, धीरे 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 ग्रेजुअली मूवमेंट विल कम, क्योंकि बच्चे का जो बोन है दे आर इमेच्योर स्केलेटन, धीरे धीरे रिमॉडल होता है। ठीक है, कार्टिलेज भी अच्छे होते हैं, लिगामेंट्स वगैरह सब जॉइंट में अच्छे होते हैं, कैप्सूल भी अच्छी होती है, यानी वी कैन स्ट्रेच इट आउट। तो धीरे 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 आ जाता है। जैसे लेटरल कॉन्डाइल ऑपरेट किया है तो उसको सर्जरी, उसको फिजियोथेरापी चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इट इज इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ वायर, आफ्टर रिमूवल प्लास्टर। रेडियस अल्ना में रिस्ट का भी चाहिए। जैसे जैसे छोटे छोटे कोई भी है नहीं कर रहा है उसको फिजियोथेरापी लगती है, यानी ये। और दूसरी चीज है कि जब तक ये प्लास्टर निकालने के बाद का जो पीरियड है, यानी कि 10-20 डेज 1 मंथ, बहुत अच्छी तरीके से रखना है कि दूसरी बार गिरे नहीं, गिरे तो उसके ऊपर लगे नहीं, फिर से वो ब्रेक नहीं होगा। हाँ, फिर से वो ब्रेक नहीं होता। राइट, ओके सर, आपने सप्लीमेंट के बारे में ऑलरेडी काफी अच्छा डिस्क्राइब किया कि क्यों विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। तो सर ये भी कि आफ्टर फ्रैक्चर या इस चीजों के बाद में, या मे बी नॉट इवन फ्रैक्चर, इंडिविजुअल इन जनरल बच्चों को किस तरह के सप्लीमेंट सर आपको लगता है कि जरूरी है और उनको लेने चाहिए? हाँ, तो जैसे ये ऐसा बोला जाए कि नॉर्मल चाइल्ड है कोई भी जिसको फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है, ऑर्थोपेडिक कंसर्न है कि नहीं है, तो एक तो मैं ऐसा कहूंगा कि उसको आप सन एक्सपोजर में, जैसे 10 से 12 का टाइम है, उसमें 15 या 20 मिनट कम कपड़े पहना के उसको वहां खेलने की दीजिए या उसके साथ खेलिए। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी है वो अपनी स्किन में बनेगा, सिंथेसिस उसमें ही होगा, बाहर से कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कोई फूड में, इसीलिए तो दैट विल most of the requirement that fulfill the most of the requirement of vitamin D. इवन ऐसा लगे कि नहीं हमको विटामिन डी चाहिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में, तो आप विटामिन डी उसको दे सकते हैं। विटामिन डी का कोई हार्म नहीं है सर्टेन लेवल तक। ठीक है, नॉर्मली विटामिन डी है वो 100 तक यूनिट तक है तो चलेगा अपने बॉडी में। जैसे कम जैसे कभी कभी किसी का 5 होता है, कभी कभी 20 से कम होता है, दैट इज इनसफिशियंसी। 5 से नीचे होता है डेफिशिएंसी होती है, 20 के आसपास होता है इनसफिशियंसी होते है, उसके ऊपर का 30 के ऊपर का जो भी है दैट इज गुड, अप टू 100 इज ओके। बट जैसे बहुत ज्यादा ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। एंड वी कैन गिव, कोई भी चाइल्ड है उसको आप विटामिन डी दे सकते हो, वो 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, उसका ऐसा है कि 60,000 यूनिट उसका सैचे आता है, कैप्सूल आती है, सिरप आती है, वॉट एवर यू लाइक। भाई वो सिरप बच्चे है ऑरेंज कलर का फ्लेवर का आता है, इतना छोटा आता है 5 ml, वो हर हफ्ते पिला दो, यानी संडे के दिन अलार्म रखो, हर हफ्ते पिलाओ उसको। आप 6 से 8 जो भी विटामिन के है बोतल वो पिला दो, दैट विल एक्यूमुलेट इन अ बॉडी, स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, हर साल में उसको ये दे दो, हर एक को देना चाहिए, अच्छा रहता है। इवन एडल्ट में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है, उसको भी लेना चाहिए। तो वो क्या करता है, विटामिन डी होता है तो ही मिनरलाइजेशन, कैल्शियम फास्फोरस बोन में जाता है एंड बोन बिकम स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग बनाना है तो विटामिन डी चाहिए, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, सिर्फ इतना खाने से डाइट है। बट जैसे हमने, आप आए तभी भी हमने डिस्कस किया सर कि बच्चों को स्पेसिफिक चीजें खिलाना, ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ दे आर यूजुअली चूजी। और हफ्ते में एक बार दवाई देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से ले लेता है, इतनी बोतल होती है, पिला दो 5 ml का, खेलते खेलते पी जाता है, ऑरेंज फ्लेवर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन सैचे होता है वो पानी में, इतना पानी में घुला होता है, देयर इज नो टेस्ट, पी जाएगा पानी समझ के। पर सर ये पेरेंट के लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज हाँ, वो ऐसा है कि उसका डोज है, वो जैसे 6 सैचे दे दिए फिर नहीं, कभी कोई चालू नहीं, ऐसा नहीं करना है। विटामिन डी एक्सेसिव भी टॉक्सिकेशन करता है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज एक्सेसिव नहीं जरूरत है, इतना बस इतना करो, यानी जरूरत सबसे अच्छा। पेरेंट्स के लिए समझने से जरूरी है, क्योंकि आई थिंक
मे बी अब तो काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, लोगों को बहुत ज्यादा पता है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर एंड इंटरनेट एंड एवरीथिंग, बट पेरेंट्स को यूजुअली ये होता है कि छोटे हैं, इनको क्या जरूरत है, हाँ राइट? ये होता है ना कि ओल्ड एज में जो है उन्हीं को सप्लीमेंट की जरूरत है, बच्चों को नहीं है। ये समझ के भी बहुत से पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो ये भी उनके लिए जानना जरूरी है कि बच्चों को भी इन चीजों की जरूरत है, देयर इज नो हार्म, राइट, गिविंग द सप्लीमेंट्स। जब तक बच्चा छोटा होता है ना, जैसे वैक्सीनेशन के लिए जाता है, at the every child most of the times the pediatrician will give the vitamin D drops, ठीक है, 6 महीना 1 साल तक तो वो देती ही है, लेकिन जैसे ही वहां से जाना बंद, ठीक है, वो बंद फिर बंद हो जाता है। यानी वो ड्रॉप्स देते हैं, फिर वो नहीं देते, और वो टाइम पे उसका ग्रोथ हो रहा है और उसको जरूरत है, बोन की ग्रो के लिए उसको जरूरत है, कैल्शियम, विटामिन डी सब चाहिए, फास्फोरस, ठीक है, तो वो टाइम पे जरूरत होती है, वो नहीं लेते तो फिर रिकेट्स होता है। राइट, ओके, सो D3 का बहुत बड़ा रोल है, बहुत especially इंपॉर्टेंट है इन एवरी एज ग्रुप। ज्यादातर यही होता है कि ओल्ड एज वाले पीपल इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मे बी विथ एज ये कम होगा। यस सर, तो हमने ऑलमोस्ट पीडियाट्रिक का रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स कवर कर ली है, और वी आर अबाउट टू एंड टू आवर पॉडकास्ट। तो सर, आपको इतना एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में, तो कोई ऐसा चैलेंजिंग केस है जो आपको मतलब सर्जरी करने या आपको ट्रीट करने के लिए आया हो, और आपको लगा हो कि मतलब फाइनली मतलब ठीक होने के बाद आपको कुछ प्राउड फील हो रहा हो, तो ऐसा कोई केस हो अगर सर तो आप कुछ शेयर कर पाओ तो? So most of the time, as a working as a pediatric orthopedic surgeon, we are getting the challenging case. Yes, so definitely. ठीक ऑलमोस्ट है, ऑल द केसेस आर हाँ, चैलेंजिंग। फिर भी एक बच्चे का बताता हूँ चैलेंजिंग केस, कि उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी इन्फेक्शन हुआ था फीमर का, उसको ऑलरेडी 5 बार ऑपरेट किया हुआ था, 5 times. 5 एंड व्हाट वाज द एज? Age is around 3 to 4 years. ओह, बाप रे। So infection is a notorious in a children. If it is not treated properly, then it gives a very bad result, even a very bad deformity. Okay, तो वो बच्चे को जब मेरे पास लेकर आए, ऑलरेडी 5 बार ऑपरेशन हुआ था, and still there is a pus discharging from certain sinus, ठीक है, तो उसको समझाया गया, मैंने कहा ठीक है, और मैंने फिर उसको ऑपरेशन किया, और उसको फीमर फ्रैक्चर भी था, राइट साइड का फीमर फ्रैक्चर था, तो डिब्राइटमेंट के लिए लिया, यानी हम पूरा जो बोन है पूरा साफ कर देते हैं, जो भी है बिटाडीन हाइड्रोजन से वॉश करते हैं, सलाइन से वॉश करते हैं, और जो टूटा हुआ है उसमें हम इंटरनली कुछ फिक्स नहीं कर सकते, तो बाहर से फिक्स करते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर। उसके साथ जैसे बोन में इन्फेक्शन है तो वहां कंटिन्यूस अगर दवाई जाए, मेडिसिन अगर कंटिन्यूस वहां जाए, वैसा भी करते, ओरली लेते, इंजेक्टेबल देते, दैट इज ओके, बट वहां हम कैल्शियम के बीड, उसको हम स्टिमुलेंट बोलते हैं, कैल्शियम के बीड्स छोटे 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 पिलेट्स बनाते हैं, उसमें दवाई होते, लाइक लिनेजोलाइड होता है, मेरोपेनम होता है, राइट, वेंकोमाइसिन होती है, जो भी दवाई है वो रखते, एंड वो जो भी पस वगैरह है उसको कल्चर में भेज दिया। उसको मैंने कैल्शियम का स्टिमुलेंट भी डाला, फिक्सेटर भी रखा, एंड द बच्चे को बहुत अच्छा होने लगा, पस डिस्चार्जिंग चला गया, जो कैल्शियम बीड होते धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाते, ठीक है। कल्चर उसका आया मेरोपेनम सेंसिटिव ओनली, एसिनोबैक्टर एंड स्यूडोमोनास sensitive to meropenem and moxifloxacin, 2 only drugs. Again, the meropenem is very costly drugs. उसको देना ही एक लंबे टाइम तक, क्योंकि ये 5 बार हुआ है, तो अभी जो भी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो उसको धीरे 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 सब जगह पे जहां भी चैरिटी में मिलता है वहां से लेकर दिया, ठीक है। धीरे धीरे मस्त उसको सब जुड़ गया, जुड़ना चालू हुआ, तो फिक्सेटर के बाजू एकदम सब पस बस, फिक्सेटर के बाजू में हल्का सा रेडनेस फिर से हुआ, थोड़ा लाइक कलेक्शन जैसा, तो मैंने कहा ये फिर से चालू हुआ लगता है आफ्टर 1.5 month। तब तक में वो फ्रैक्चर भी जुड़ने लगा था, जुड़ नहीं गया था, सो विद द फिक्सेटर आई वाज ट्राइंग टू ये यूनाइट हो जाए, और कैल्शियम बीड विल हेल्प फॉर द यूनियन, एंड द ड्रग्स विल प्रोटेक्ट द बॉन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, सब मिला के,
तो जैसे उसको हुआ, मैंने कहा अभी बिकॉज ऑफ द फिक्सेटर, इट इज अ फॉरेन बॉडी, फिक्सेटर इज आउटसाइड, दैट इज फॉरेन बॉडी, वी हैव टू रिमूव दैट। मैंने कहा चलो एक कर देते, फिर वो अच्छा होने लगा, नो प्रॉब्लम। मैंने फिक्सेटर निकाल दिया, हिप्स पाइका करा, यानी कि फीमर में हम हिप्स पाइका करते, पूरा प्लास्टर में रखा उसको। प्लास्टर में उसको मैंने 1.5 महीना रखा, ठीक है। 1.5 महीने के बाद जब निकाला तो बोन अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। फिर घर जाके गिर गया, टूटा। नाउ देयर इज नो इन्फेक्शन, so I was not worried about the infection. Yeah, now my concern is the union. Oh my God. Right? फिर मैंने उसको ऑपरेशन किया, प्लेट टाइटेनियम का पूरा प्लेट डाला, पूरा खोला, प्लेट डाला और बोन ग्राफ्ट भी डाला। फिर जाके वो मस्त यूनियन हो गया, कंप्लीट। नाउ एवरीथिंग इज ओके, पेशेंट इज वॉकिंग, नो प्रॉब्लम, सब अच्छा है। फिर जाके वेरी नाइस। फिर जाके थोड़े दिन हुआ तो फिर से जहां से सेकंड स्क्रू था वहां से थोड़ा उसको रेडनेस और चालू हुआ, फिर से वहां से चालू हुआ। बिकॉज दीज आर द नोटोरियस बैक्टीरिया, सिनोबैक्टर एंड स्यूडोमोनास, दे आर जल्दी से बाहर नहीं निकलते, नहीं है, थोड़ा रहते हैं। फिर तो यहाँ से निकला, मैंने कहा उसको फिर से कल्चर में निकला, सेम बैक्टीरिया आया। फिर उसको मैंने वहां से थोड़ा साफ किया, मैंने कहा अभी निकले तो अभी प्लेट सब यूनियन हो गया, विल रिमूव द प्लेट, ठीक है। तो सब अच्छा हो गया। फिर से 3-4 महीने 6 महीने निकल गए, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम आया तो फिर से वहां से चालू हुआ, थोड़ा यहाँ पस पड़ गया उसी जगह पे। फिर मैंने कहा नाउ विल रिमूव द प्लेट। फिर मैंने सब निकाल के सब साफ कर दिया, everything is now normal, patient को बहुत अच्छा है। knee movement is problematic because already the surgery 3 or years multiple times because of this quadriceps problem, knee movement उसका नहीं आ रहा था, But still, ठीक है। अभी हाँ वो चल रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम हुआ, फिर एक बार रेडनेस यहाँ पूरा रेड लेकर आया नी में, Oh my God. ठीक है। अभी यहाँ कुछ नहीं है, जो भी है अभी नी में आया। मैंने कहा क्या हुआ था, so somebody has given the heat to that reason for the knee movement. मैंने कहा क्यों, मूवमेंट आएगा तो आएगा वरना नहीं आएगा, क्योंकि इतना टाइम सर्जरी हुआ है तो उसकी वजह से उसको रेडनेस आया। फिर से मैंने थोड़ा एंटीबायोटिक उसको चालू किया, सब आइस वगैरह लिया और सब कवर हो गया। हाँ, ये चालू किया था अराउंड 3 or 4 years. नाउ ही इज 10 years. अच्छा, 5 साल में अभी नहीं कंप्लेन आया। ग्रेट सर, सुपर्ब सर। सिर्फ सुन के भी हम लोगों को इतना वो ट्रबलसम लग रहा है, तो द फैमिली, में से निकलते द पेरेंट्स, उन लोगों को भी हेड्स ऑफ है कि उन्होंने भी इतना, और मेन ट्रस्ट रखा डॉक्टर पे और प्रोसेस पे, और उनको रिजल्ट मिला। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है अलग अलग केस में, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड ट्रीटमेंट चालू रखो। तो अभी तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इवन द पेरेंट्स वर लकी इनफ दैट दे गॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि कितनी बार ये चीजें ऐसे ही फिर रेसिडुअल रह जाती है लाइफ टाइम। ग्रेट सर। ओके सर, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ आज कवर कर दिया और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी हमको मिल गए हैं रिगार्डिंग ऑल द पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स। तो सर अभी जैसे सबको पता है कि डॉक्टर्स प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, और हेल्दी रहते हैं यूजुअली कंपेयर, क्योंकि पेशेंट को ही ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर्स खुद हेल्दी होंगे तभी जाके वो पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। तो हम हर एक पॉडकास्ट के एंड में एक सेगमेंट लेते हैं जिसमें डॉक्टर का पर्सनल कुछ हेल्थ मंत्र रहता है, जो हमारा पॉडकास्ट का मेन जो नाम भी है। कि तो आपके लाइफ का हेल्थ मंत्र अगर मैं आपको पूछने जाऊँ तो वो क्या होगा सर, जो आप एडवाइस करना चाहेंगे सबको? ओके, सो फॉर द हेल्थ ऐसा सोचा जाए, देयर आर 2 type of health. One is mental health and second is physical health. We should work on both. ठीक है, जितना फिजिकल हेल्थ काम का है उतना ही मेंटल हेल्थ काम का है। फॉर द मेंटल हेल्थ you should do some spiritual activity. अपने लिए जो करना है that is meditation. जो करो, मेडिटेशन करो, सबसे बेहतरीन चीज है अपनी मेंटल हेल्थ को। बिकॉज डे टू डे लाइफ देयर आर कितनी सारी स्ट्रेसफुल
कंडीशन आती है, एट दैट टाइम अगर हम नहीं स्टेबल रहेंगे तो कौन रहेगा? जैसे मेरे सर्जरी करनी है, और सर्जरी में देखो इट इज नॉट लाइक खाना खा लिया और खत्म हो गया, एवरी स्टेप इट इज चैलेंजिंग, कितनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट द कंडीशन, राइट। और सर्जरी के टाइम भी हमारी मेंटल बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, सो द मेंटल हैज कम विद द मेडिटेशन एंड समवट द स्पिरिचुअल एक्ट। सेकंड थिंग्स फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में ऐसा है कि डॉक्टर सब फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयर तो है ही मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जैसे सुबह में आप अपना टाइम मॉर्निंग में आप निकाल के 15 से 20 मिनट मेडिटेशन एंड 30 to 45 मिनट्स फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में ऐसा है कि सिर्फ कार्डियो, सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यानी योगा एंड स्ट्रेचिंग, ऑल आर रिक्वायर्ड। इट इज नॉट लाइक दिस और दैट, इट इज लाइक दिस एंड दैट। यानी कि आपको कार्डियो भी करना है, यानी वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, घर में भी जो भी है, ठीक है। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करो, मोबिलाइजेशन, ऑल द जॉइंट शुड बी मोबिलाइज। जैसे हमारा नेक का है तो डेली डू द नेक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, राइट, एंड do the strengthening exercise also with the dumbbell and all the things. This is not for the building your muscles, it is for the prevention of injury, of the prevention of the muscles degrade at the old age. मसल्स आपके अच्छे ऐसी, पहला क्या होगा, बोन जैसे जैसे कैल्शियम कम होता है वैसे मसल्स में भी सब मसल्स की गर्थ है वो कम होती है विद द ओल्ड एज, दैट इज डी जनरेशन। अगर आपके मसल्स अच्छे हैं तो यू कैन लिव लाइफ लॉन्ग एंड हेल्दी, राइट। सर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो, बट आई थिंक सर थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड एंड वी जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस. This conversation was amazing, definitely for the parents out there, but I think more than that, even for us, because it was just great, sir. Thank you so much for being here. Thank you so much for sharing such valuable knowledge with our audience. And once again, sir, thank you. Thanks for being here. आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे अपने चाइल्ड के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.